होता था, लेकिन ये बजट माननीय मंत्री जी ने उसमें इस तरीके की विसंगतियां की है, जैसे लगता था कि ये सरकार बचाओ बजट है और उसमें तमाम हमारे देश के रहने वाले क्षेत्रीय प्रदेशों के रहने वाले लोगों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। हम यूपी से आते हैं, हमने एक बार भी माननीय वित्त मंत्री जी के शब्द से मुंह से यूपी शब्द को नहीं सुना। लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से रोका है, शायद उसी का खामियाजा हमारे उत्तर प्रदेश को भुगतने को मिल रहा है। वित्त मंत्री जी ने किसानों के बारे में अपनी बजट में प्रावधान किया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि किसानों की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों की स्थिति बदहाली से नहीं दूर हो पाएगी। उसके दो तरीके हैं। पहला ये है जो खेती में हो उसको कम किया जाए। जब तक ये सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी नहीं हटाएगी, उपयोग में आने वाले खाद्य एवं दवाइयों पर से जो 18% जीएसटी लेती है, कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगाने का काम यह सरकार की है। इससे उसके लागत में कमी आने की कोई उम्मीद उसके पास नहीं रह गई है। जहां तक किसानों को फसल बीमा का झुनझुना थमाया गया है, हम लोगों ने देखा है कि केवल उन संस्थाओं को लाभ पहुंचाने की नियत से इस देश के टैक्स का करोड़ों करोड़ रुपया उन कंपनियों को दिया जाता है, लेकिन जब किसान उसकी एवज में अपने फसल के बीमा का भुगतान के लिए जब उसके दरवाजे पर जाता है तो बीमा का सरलीकरण न होने के कारण तमाम वो कानून और पेचीदगियों में उसे फंसा देते हैं। और मुझे यह विश्वास है कि शायद जितना भारत सरकार उनको बीमा को करने के लिए उनको राशि देती है, उसका 5% भी वो किसानों को वापस नहीं करते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि जवानों की भर्ती पूरे देश में नहीं हो रही है। गरीब किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले नौजवानों की यह इच्छा होती है कि वो सेना में भर्ती होकर के वो अन्य संस्थाओं में भर्ती होकर के वो अपने सपने का पूरा करे और अपने देश की रक्षा में वो अपना जीवन कुर्बान भी करने को लिए तैयार होता है। लेकिन लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे, उस अग्निवीर योजना के बारे में उसको खत्म करेंगे या उनके जीवन को हम सुरक्षित रखेंगे, इस बारे में एक भी शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के प्रावधान में नहीं बोला। आप जानते हैं कि देश की सीमा पर जब देश के चौकीदारी करने के लिए जब हमारे देश का नौजवान, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे रेगुलर भर्ती का नौजवान हो, जो अपनी जान को हथेली में लेकर के बॉर्डर पे जाता है, तो उसे पूरा विश्वास होता है कि ये जो सरकार देश में है
वह देश की सरकार हमारे पीछे खड़ी है। अगर मेरी जान को कुछ हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार हमारे परिवार और घर और बाल बच्चों की रक्षा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनकी पीड़ा का एहसास नहीं है और अग्निवीर को टेम्परेरी भर्ती के रूप में लेते हैं। यहाँ तक कि उनको शहीद की दर्जा भी देने के लिए आनाकानी करते हैं। मेरी सदन से मांग है कि यदि उनको नौजवानों के प्रति पीड़ा है, किसान और गरीब के बेटों के प्रति पीड़ा है, तो उस भर्ती अभियान को जारी रखा जाए और यदि उनकी कुर्बानी देश के बॉर्डर की रक्षा के लिए होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। रेलवे में 2 कैटेगरियां एक तरीके से हो गई हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में पैसे वाले और धनवान लोग यात्रा करते हैं, उसे तो बहुत अच्छी तरीके से संवारने का प्रयास सरकार करती है। लेकिन गांव गरीब किसान के बच्चे और किसान जिस यात्री सवारी गाड़ी से यात्रा करता है, आप जाकर के देखेंगे कि उसकी बदहाल स्थिति कितनी बनी हुई है। न उसका लैट्रिन बाथरूम ठीक है, न उस पर बैठने की जगह ठीक से है, न रेलवे में सफाई होती है, न कर्मचारियों के द्वारा उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूं। अभी पिछले दिनों मैं बंबई में अपने साथियों से मिलने के लिए गया था। वहां की पूरी मांग थी। मैं सदन के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, यदि रेल मंत्री के पास बजट में व्यवस्था हो तो मुंबई से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त गाड़ियों का भी व्यवस्था करें, ताकि वहां पे काम करने वाले तमाम हमारे साथी जो है वहां काम करते हैं वो अपने घर को ठीक तरीके से आ सके। अध्यक्ष महोदय, गरीब रथ जो हम लोगों के इंडिया गठबंधन से साथ जुड़े हुए समाजवादी नेता, विचार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो गरीब रथ चली थी गरीबों के लिए, उसमें जो व्यवस्था और सुविधा थी वो एक अनुकरणीय व्यवस्था थी। हम चाहते हैं कि गरीब रथ जैसी गाड़ियां यदि हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा जो है चलाई जाए तो निश्चित रूप से हमारे किसान गरीब मजदूरों को लाभ होगा। मैं आपका ध्यान सबसे ज्यादा परेशानी में जो गरीब जहां जूझता है वो जूझता है न्यायालयों से। करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। बजट में इस तरीके का कोई प्रावधान सुनने को नहीं मिला कि मुकदमे को खत्म करने के लिए जिला न्यायालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो व्यवस्था और सुविधा होना चाहिए, न्यायालय को दिशा निर्देश होना चाहिए कि उनके मुकदमों का निस्तारण ठीक ढंग से हो जाए, ताकि उनके कमाई का जो बहुत बड़ा भाग मुकदमे में पैरवी करने में लग जाता है, वो बहुत बड़ा भाग उनको जो है बच सके। हम देखते हैं, अभी आते जाते हैं यहाँ जो है दिल्ली में, तो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है। जब तक सार्वजनिक ट्रैफिक प्रणाली को सार्वजनिक हमारे जो है गाड़ियों का सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, जब तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती, क्योंकि एक एक आदमी गाड़ियों से चलते हैं और पूरा सड़क गाड़ियों से जाम रहता है। इसलिए सार्वजनिक जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक से तरीके से किया जाए। यदि सरकार के पास बजट में प्रावधान हो तो हमारे सड़क परिवहन मंत्री इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं दैवीय आपदा से जुड़ी कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि देश अभी सुनने में आया है, आप सब क्षेत्रों से चुन करके आए हुए आप प्रतिनिधि हैं, लगातार आकाशीय बिजली गिरने से
जो है बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम सदन के माध्यम से ये बात उठाना चाहते हैं, या तो हमारी साइंस प्रणाली को इतना डेवलप किया जाए ताकि पहले से अनुमान हो सके कि आकाशीय बिजली क्यों गिर रही है, और अगर ये आकाशीय बिजली से गिर करके यदि किसी किसान को खेतों में काम करते हुए या किसी व्यक्ति का जानवरों चराते हुए अपने उसकी मृत्यु होती है, तो जो उसको मुआवजा दिया जाता है, सुविधा दी जाती है, उसको दूना करने की बात जो है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम जो है किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में सबसे जर्जर हो गई है। सुदूर गांव में कोई ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ माननीय अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप समाप्त कीजिए। बस 2 मिनट में सर अपनी बात को, मैं गरीबों की ही तो बात कर रहा हूं सर, उसके लिए हमको थोड़ा सा संरक्षण चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यदि सुदूर गांव में मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर दूर कोई कस्बा या गांव हो तो ऐसी व्यवस्था किया जाए कि ट्रॉमा सेंटर वहां उपलब्ध हो, सारे सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो। हमारे चंदौली जनपद में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, एक्सीडेंट का मरीज हो, वहां से अगर मुख्यालय तक ट्रॉमा सेंटर अगर आए तो उसकी भगवान भरे से उसकी जिंदगी बचती है, नहीं तो नहीं बचती है। कैंसर संस्थान बाबा सेंटर हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, मैं उनके लिए इसके लिए जो है धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है। वहाँ गरीबों को इलाज के लिए 6-6 महीने तक जो है वेटिंग का जो है सामना करना पड़ता है। जो है हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल पर एक जीएसटी लगाई, समान जीएसटी जो है के दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बॉर्डर के जो जिले हैं उस जिलों से तस्करी होती है और तस्करी के कारण बहुत बड़े राजस्व की हानि जो है कि बॉर्डर जिलों से होता है। समाप्त कीजिए प्लीज। एक सेकंड सर। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन में जो हमारे कृषि उत्पाद है उनके स्टोर न होने के कारण जब फसल उनके खेतों में रहती है तो उसके दाम कम मिलते हैं। यह वही फसल जब बिचौलियों के जरिए जब अड़तियों के पास स्टोर में चली जाती है तो यही प्याज की कीमत जहां 2 रुपए किलो भी मिलना मुश्किल होता है, आज जो है 70-80 रुपए 100 रुपए में मिल रहा है। तो इस महंगाई को यदि सरकार कम करना चाहती है तो खाद्य पदार्थों के स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाए और ताकि उनको जो है लाभ भी मिल सके और कृषि किसानों को मिल भी सके। और एक निवेदन करना और चाहता हूँ कि बेरोजगार हमारे नौजवान हैं इसमें, और हम बड़े उद्योगों को संरक्षित करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। या मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। मैं बड़े उद्योगों को आप जो है संरक्षित करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कृषि और खाद्य से जुड़ी हुई जो माइक्रो लेवल की जो कुटीर उद्योग हैं उनको संरक्षित किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए कि वो खाद्य पदार्थ बड़े उद्योगपति न बनाने लगे, ताकि स्पर्धा के वातावरण में वो छोटे लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, वो अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः इस बजट का पुरजोर विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभिषेक बनर्जी जी।